जय हिंद। होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे और उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक तो होम रूल लीग प्रोग्राम के बारे में। एग्जैक्टली आइडिया क्या था, किस तरीके से फंक्शन कर रहा था ये मूवमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा देखेंगे कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड किस तरीके का रहा, गवर्नमेंट ने किस तरीके से रिएक्ट किया इस मूवमेंट के अगेंस्ट में। तीसरा 1919 आते आते ये जो मूवमेंट है, ये जो एजिटेशन है, ये फेड अवे होने लग गया। इसके फेड अवे होने के पीछे के रीजंस क्या रहे, और फाइनली हम बात करेंगे कि होम रूल लीग के पॉजिटिव्स क्या रहे। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को बातचीत करनी है, पढ़ना है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होम रूल लीग प्रोग्राम के बारे में। आइडिया क्या था, किस तरीके से फंक्शन कर रहा था ये मूवमेंट। और आइडिया बड़ा सिंपल था कि ये जो होम रूल का मैसेज है, ये जो सेल्फ गवर्नमेंट का मैसेज है, इसको आम आदमी तक लेके जाना है। कॉमन मैन को इस सेल्फ गवर्नमेंट के मैसेज से अवेयर करवाना है। बेसिकली हम लोग सरकार के अगेंस्ट में पैसिव रेजिस्टेंस कर रहे थे, कोई वायलेंट रेजिस्टेंस नहीं था, पैसिव रेजिस्टेंस कर रहे थे। सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे, और अगर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना है तो उसके लिए कॉमन मैन की मदद लगेगी। और कॉमन मैन कब पार्टिसिपेट करेगा, जब उसको पता होगा कि एग्जैक्टली हम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो ये जो सेल्फ गवर्नमेंट का मैसेज है, इसकी अवेयरनेस, इसको स्प्रेड करने के लिए, इसको आम आदमी तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा था होम रूल लीग मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट है अपने इस काम में बहुत सक्सेसफुल रहा। ऐसे एरियाज जो कि कल तक पॉलिटिकली बिल्कुल इनएक्टिव थे, जहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती नहीं थी, वहाँ तक ये सेल्फ गवर्नमेंट का मैसेज पहुँचा। गुजरात के, सिंध के, ऐसे बहुत सारे रीजन्स थे जो कि कल तक बेहद बैकवर्ड थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के मामले में। वहाँ तक सेल्फ गवर्नमेंट का मैसेज पहुँचा, वहाँ के लोगों को पता चला कि सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। और इसमें एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा रशियन रिवॉल्यूशन का। रशियन रिवॉल्यूशन जो कि 1917 में इसी दौर में हुआ। तो जब रशियन रिवॉल्यूशन की कहानियां यहाँ तक पहुंची तो लोग इंस्पायर होने लगे कि रशिया का जो आम आदमी है वो राजाशाही के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहा है। जब रशिया का आम आदमी लड़ाई लड़ सकता है तो हम क्यों नहीं लड़ाई लड़ सकते हैं, हम क्यों नहीं अपनी सरकार से सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड रख सकते हैं। और जैसे जैसे होम रूल लीग मूवमेंट पॉपुलर होने की शुरुआत करता है तो बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स इसको ज्वाइन करेंगे, जैसे मोतीलाल नेहरू, जैसे जवाहरलाल नेहरू, बुल्ला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, सैफुद्दीन, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और लाला लाजपत राय जैसे लीडर्स इस होम रूल लीग को ज्वाइन करेंगे। इनफैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो एनी बेसेंट के लीग की बॉम्बे डिवीजन को हेड भी करेंगे। ऐसे बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो एनी बेसेंट की जो लीग है उसके डिवीजन्स को हेड करेंगे, उसके ब्रांचेस को हेड करेंगे। बट एक दिक्कत रही। दिक्कत क्या रही कि जितने भी एंग्लो इंडियंस थे, ज़्यादातर जितने भी मुस्लिम्स थे और साउथ के नॉन ब्राह्मण्स, उन्होंने इस होम रूल को ज्वाइन नहीं किया। बिकॉज उनको ये लग रहा था कि अगर हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिल भी गई तो ये सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो हिंदू मेजॉरिटी वाली होगी, और उसमें भी अपर कास्ट की मेजॉरिटी होगी। हिंदू मेजॉरिटी होगी, इस सोच की वजह से मुस्लिम्स दूर रहे, और अपर कास्ट की मेजॉरिटी होगी, इस सोच की वजह से नॉन ब्राह्मण्स दूर रहे, और एंग्लो इंडियंस दूर रहे बिकॉज उनको समझ में आ रहा था कि हिंदू मेजॉरिटी वाले रूल में उनकी ज़्यादा सुनवाई होगी नहीं। बट हाँ, जो आइडिया था कि ये जो मैसेज है सेल्फ गवर्नमेंट का, ये पहुंचना चाहिए कॉमन मैन तक, उस आइडिया में ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था? गवर्नमेंट को जैसे ही पता चला कि होम रूल लीग मूवमेंट को लॉन्च किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने सीवियरली इसको रिप्रेस करने की शुरुआत करी। स्पेशली मद्रास में इसको बहुत सीवियरली रिप्रेस किया गया। मद्रास में स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड करने से प्रोहिबिट कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। तिलक साहब के अगेंस्ट में केस लगाया गया, केस शुरू किया गया। हालांकि ये जो केस है इसको हाई कोर्ट कैंसिल कर देगा, बोलेगा ये तो गलत है, लेकिन तिलक साहब को पंजाब और दिल्ली में एंटर करने पे बैन लगा दिया गया। पंजाब और दिल्ली में तिलक साहब एंटर नहीं कर सकते हैं, सरकार ने उनके ऊपर बैन लगा दिया। जून 1917 में एनी बेसेंट और उनके 2 एसोसिएट्स को अरेस्ट कर लिया गया। एक तरफ तिलक साहब के ऊपर बैन लगा दिया गया कि वो दिल्ली और पंजाब में एंटर नहीं कर सकते हैं, दूसरी तरफ एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया। और फिर क्या था, लोगों में गुस्सा आया एंड इट लेड टू नेशन वाइड प्रोटेस्ट होने की शुरुआत हुई। इसी गुस्से में सुब्रमण्यम अय्यर जी ने अपने नाइटहुड के टाइटल को रिनाउंस कर दिया, उसको वापस लौटा दिया। तिलक साहब तो एडवोकेट कर रहे थे पैसिव रेजिस्टेंस। तिलक साहब का आइडिया इस बार ये था कि भाई शांति से प्रेशर बनाएंगे सरकार के ऊपर, कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं करेंगे। लेकिन जब सरकार इतना ब्रूचली रिप्रेस करेगी तो जो आम आदमी है, जो एजिटेटर है, वो ऑटोमेटिकली गुस्सा हो जाएगा, उसका जो एटीट्यूड है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा अग्रेसिव हो जाएगा।
प्रेशर बना सरकार के ऊपर, और जब सरकार के ऊपर प्रेशर बना तो सरकार ने एनी बेसेंट को रिलीज कर दिया इन सितंबर 1917। बेसिक सी बातचीत है। देखो अपन क्या कह रहे हैं कि आइडिया तो ये था कि ये जो सेल्फ गवर्नमेंट का मैसेज है इसको कॉमन मैन तक पहुंचाना है, और इस आइडिया को कॉमन मैन तक पहुंचाने में ये मूवमेंट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। जैसे ही होम रूल लीग मूवमेंट पॉपुलर होने की शुरुआत करता है तो बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स इसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन एंग्लो इंडियंस, ज़्यादातर मुस्लिम्स और साउथ के नॉन ब्राह्मण्स इसको ज्वाइन नहीं करते हैं, बिकॉज उनको लग रहा था कि अगर सेल्फ गवर्नमेंट मिल भी गई, अगर होम रूल मिल भी गया, तो ये जो रूल है ये हिंदू मेजॉरिटी का होगा, अपर कास्ट की मेजॉरिटी का होगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ये लोग इससे दूर रहे। गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था? गवर्नमेंट ने सीवियरली रिप्रेस करने की शुरुआत करी। स्पेशली मद्रास में स्टूडेंट्स के ऊपर बैन लगा दिया गया कि वो पॉलिटिकल मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर सकते हैं। तिलक साहब के ऊपर बैन लगा दिया गया कि वो पंजाब और दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते हैं। जून 1917 में एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया, और इसका नतीजा ये हुआ कि नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो गया। सुब्रमण्यम अय्यर जी ने अपने नाइटहुड के टाइटल को रिनाउंस कर दिया, गिव अप कर दिया। तिलक साहब या एनी बेसेंट दोनों ही चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है ये पैसिव रेजिस्टेंस रहे, एक तरीके से नॉन वायलेंट रहे। बट जब सरकार इतनी अग्रेसिव हो गई तो ऑटोमेटिकली जो एजिटेटर्स थे उनमें भी थोड़ा अग्रेशन देखने को मिला। सरकार के ऊपर प्रेशर बना तो सरकार फोर्स हो गई अल्टीमेटली एनी बेसेंट को रिलीज करने के लिए, और एनी बेसेंट को रिलीज कर दिया गया सितंबर 1917 में। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाने में आपका कुछ जाएगा नहीं, और यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करेगा और थोड़ा सा पुश कर देगा, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है कि 1919 आते आते ये जो होम रूल लीग है ये एजिटेशन फेड अवे होने लग गया, ये ख़त्म होने लग गया। इसके ख़त्म होने के पीछे के रीजंस क्या रहे? होम रूल जो है, होम रूल एजिटेशन जो है वो शॉर्ट लिव्ड था। इसके ख़त्म होने के पीछे के रीजंस क्या रहे? एक तो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कांग्रेस सपोर्ट कर नहीं रही थी। तिलक साहब अभी 1914 में जेल से बाहर आए थे, उनके पास में अभी कोई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था नहीं। एनी बेसेंट भी उतना सही से ऑर्गेनाइज नहीं थी। तो एक तो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, दूसरा 1917 में 1918 में कम्युनल राइट्स हुए, और जब भी किसी मूवमेंट के दौरान कम्युनल राइट्स होंगे या लड़ाई दंगा होगा तो मूवमेंट कमज़ोर होगा। फिर मॉडरेट्स जो हैं वो थोड़े ठंडे पड़ गए थे, बिकॉज मॉन्टेग्यू का स्टेटमेंट आ गया था अगस्त 1917 में, और इस स्टेटमेंट में मॉन्टेग्यू जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि अब टाइम आ गया है कि इंडियंस का एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीज करना चाहिए। मतलब एक तरीके से कुछ सेंस में सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ मूव कर रहा था ये मॉन्टेग्यू का स्टेटमेंट। और 1917 में रिलीज कर दिया गया था एनी बेसेंट को, तो मॉडरेट्स थोड़े ठंडे हो गए थे। एक्सट्रीमिस्ट जब बात कर रहे थे पैसिव रेजिस्टेंस के बारे में, तो मॉडरेट्स खुद ब खुद दूर हो गए। मॉडरेट्स को लगा कि यार हमारे आइडिया के बारे में ही बात कर रहे हैं, और हम अपना स्पेस इनको क्यों दें, इनको क्यों सीड करें अपना स्पेस। तो मॉडरेट्स थोड़ा सा दूर इस वजह से भी रहे। फिर इसी दौरान बातचीत होने लग गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की, कि हम रिफॉर्म्स लाने वाले हैं जो कि अल्टीमेटली आएंगे 1919 में। तो ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की बातचीत है, इससे भी डिवीजन क्रिएट हुआ। जितने भी लीडर्स थे वो डिवाइडेड हो गए। उनको लगा कि यार रिफॉर्म्स की बातचीत हो ही रही है, मॉन्टेग्यू बोल ही रहे हैं कि इंडियंस का एसोसिएशन इंक्रीज करने का टाइम आ गया है, तो क्यों ना सरकार को टाइम दिया जाए, क्यों ना देखा जाए कि सरकार क्या रिफॉर्म्स लाने वाली है, क्यों ना सरकार से डायरेक्ट बातचीत की जाए और उसको प्रपोज किया जाए कि हम क्या बदलाव चाहते हैं। एनी बेसेंट, जब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की बातचीत होने लगी तो एनी बेसेंट खुद दो स्टेट ऑफ माइंड में थी। उनको खुद को नहीं पता था कि लीग को अब आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, बिकॉज एक तरफ उनको लग रहा था कि रिफॉर्म्स आ रहे हैं तो शायद हो सकता है वेट कर लेते हैं, उनको लग रहा था कि यार सरकार से बातचीत कर लेते हैं। दूसरी तरफ वो लीग को चला रही थी तो उनको सेल्फ गवर्नमेंट का मैसेज स्प्रेड करना था, तो वो खुद दो स्टेट ऑफ माइंड्स में थी। सितंबर 1918 में तिलक साहब को अब्रॉड जाना पड़ा। एक लाइबल केस था अगेंस्ट वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल नाम का एक आदमी था, उसने किताब लिखी थी इंडियन अनरेस्ट। इस इंडियन अनरेस्ट नाम की किताब में वैलेंटाइन ने तिलक साहब को रिस्पॉन्सिबल ठहराया था इंडिया में जितने भी एजिटेशन हो रहे हैं उनके लिए, और तिलक साहब ने इस वैलेंटाइन के अगेंस्ट में केस फाइल किया। तिलक साहब का मानना ये था कि ये मेरे लिए गलत चीज़ें लिख रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लाइबल का मतलब ही होता है झूठ। तो ये जो लाइबल केस है
इसको लड़ने के लिए तिलक साहब को जाना पड़ा अब्रॉड इन सितंबर 1918। अब सिचुएशन देखो, दो ही प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो कि इस लीग को चला रहे हैं। एक है एनी बेसेंट जो कि क्लियर नहीं है कि किस दिशा में जाना है, और दूसरे हैं बाल गंगाधर तिलक, उनको जाना पड़ गया अब्रॉड। मतलब दो प्रोमिनेंट लीडर्स चले गए हैं, लीडर नहीं है तो मूवमेंट बट ऑब्वियसली बात है कमज़ोर होगा। और जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो रहा गांधी का अराइवल। गांधी जी आ चुके थे इंडिया में 1915 में, और गांधी जी अपने नॉन वायलेंस के बारे में प्रीच कर रहे थे। धीरे धीरे गांधी जी के जो आइडियाज़ हैं वो पॉपुलर हो रहे थे, लोग उनके साथ में जुड़ने की शुरुआत कर रहे थे, और इसका नतीजा ये हुआ कि ये जो एजिटेशन है, ये जो होम रूल लीग मूवमेंट है, ये थोड़ा फेड अवे होने लग गया। बड़े सिंपल से रीजंस हैं। एक तो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, दूसरा कम्युनल राइट्स हो गए, तीसरा मॉडरेट्स एक बार फिर से ठंडे हो गए बिकॉज मॉन्टेग्यू का स्टेटमेंट आ गया अगस्त 1917 में। मॉन्टेग्यू ने बोल दिया कि इंडियंस का एसोसिएशन इंक्रीज किया जाएगा इन द एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा, एनी बेसेंट को रिलीज कर दिया गया था तो गुस्सा ठंडा हो गया। फिर इसके अलावा एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो मॉडरेट्स के रास्ते पे ही चल रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो पैसिव रेजिस्टेंस की बात करने लगे थे, तो मॉडरेट्स को लगा कि हम अपना स्पेस इनको सीड क्यों करें, इनको सपोर्ट करके। इधर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की बातचीत होने लगी थी, तो उसकी वजह से भी लीडर्स डिवाइडेड हो गए। लीडर्स क्या, जो मेन लीडर थी जो कि इस लीग को चला रही थी, एनी बेसेंट, वो खुद दो स्टेट ऑफ माइंड्स में थी। उनको एक तरफ लग रहा था कि मूवमेंट चलाना है, दूसरी तरफ उनको ये भी था कि रिफॉर्म्स आ ही रहे हैं तो सरकार से बातचीत की जाए। तिलक थे, तिलक चले गए अब्रॉड लाइबल केस के चक्कर में इन सितंबर 1918, तो दोनों लीडर्स चले गए। अब एक तरीके से ये जो मूवमेंट है ये लीडरलेस हो गया। और फिर सबसे बड़ी चीज़, गांधी आ चुके थे सीन में, और गांधी जो हैं वो बात कर रहे थे नॉन वायलेंस के बारे में। गांधी जो हैं वो अपने मास मूवमेंट के तरीके को प्रोपोगेट कर रहे थे, और इससे लोगों ने कनेक्ट करने की शुरुआत कर दी थी। तो अब लोग गांधी जी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन थे। इनफैक्ट 1920 में गांधी जी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग, और जब ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने इसका नाम बदला और नया नाम रखा स्वराज्य सभा। क्या रखा? स्वराज्य सभा। लेकिन एक साल के बाद ही ये जो लीग है, ये जो स्वराज्य सभा है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाके ज्वाइन हो जाती है, उसी में मिल जाती है। मतलब ये जो लीग है ये खुद आईएनसी में मर्ज हो गई। बट हाँ, इसके कुछ पॉजिटिव्स रहे। पॉजिटिव्स क्या रहे? पॉजिटिव्स एक तो ये कि कल तक जो मूवमेंट एडुकेटेड एलिट्स तक लिमिटेड था, मॉडरेट्स जो अपने मूवमेंट में मासेस को इंक्लूड करने के लिए तैयार नहीं थे, वो एक बार फिर मासेस के ऊपर शिफ्ट हुआ, मासेस की तरफ शिफ्ट हुआ। पहले भी जब तिलक आए थे, जब तिलक एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट कर रहे थे, तब भी मासेस के साथ में कनेक्ट हुए तिलक, और अब तिलक दोबारा से इस मूवमेंट को एडुकेटेड एलीट से लेके दूर जाते हैं और किससे कनेक्ट करते हैं? मासेस से कनेक्ट करते हैं। लेकिन इस बार अप्रोच अलग है। पहले अप्रोच थी एक्सट्रीमिज्म, पहले अप्रोच थी सेल्फ सेक्रीफाइस, लेकिन इस बार अप्रोच है पैसिव रेजिस्टेंस। इस बार अप्रोच है कि शांति से सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी। मतलब एक तरीके से जो तौर तरीका मॉडरेट्स का था, उस तौर तरीके को पूरी तरीके से बदल देगा ये होम रूल लीग मूवमेंट। अब मासेस को इंक्लूड किया जाएगा और मासेस को नॉन वायलेंट पैसिव रेजिस्टेंस में इंक्लूड किया जाएगा। इस मूवमेंट ने टाउन और कंट्री के वेरियस हिस्सों के बीच में बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल लिंक क्रिएट किया। मतलब एक तरीके से मासेस के पार्टिसिपेशन के लिए प्लेटफॉर्म रखा ट्रू सेंस में। रिमोट एरियाज जो पहले पॉलिटिकली इनएक्टिव हुआ करते थे, वहां तक ये मूवमेंट पहुंचा, वहां तक ये जो सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया है इसको पहुंचाया गया। इस मूवमेंट का नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे नए नए लीडर्स इमर्ज होंगे। ये जितने भी लीडर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये सब अल्टीमेटली आगे जाके बहुत बड़े बड़े लीडर्स बनेंगे। इस मूवमेंट ने गांधी जी की जो मासेस की पॉलिटिक्स होगी आगे चल के, उसके लिए प्लेटफॉर्म रखा, मासेस को तैयार किया एक नॉन वायलेंट लंबे स्ट्रगल के लिए। उसकी फाउंडेशन यहीं रख दी गई। ये जो अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू का स्टेटमेंट आया, फिर आगे जाके जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आएंगे, उनके लिए भी जो एजिटेशन है, उनके लिए भी जो शुरुआत है वो किसने की? होम रूल एजिटेशन ने की। तिलक और एनी बेसेंट दोनों ही ये समझ रहे थे कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को यूनाइट करने की ज़रूरत है, और दोनों ही इस साइड में, इस डायरेक्शन में काम कर रहे थे। अल्टीमेटली मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनका रीयूनियन होगा एट लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1916। अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन
एफर्ट्स किसके थे? तिलक साहब के थे, एनी बेसेंट के थे, जिसकी वजह से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक बार फिर से रीयूनाइट होते हैं। और जब दोनों ही पॉपुलर ग्रुप्स रीयूनाइट हो जाएंगे तो कांग्रेस में एक बार फिर से एनर्जी आ जाएगी, कांग्रेस एक बार फिर से रिवाइव हो जाएगी। एक तरीके से ये जो मूवमेंट है इसने हमारे नेशनल मूवमेंट को नई एनर्जी दी, एक नई डायरेक्शन दी और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दी। और इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे चल के काम करेंगे गांधी इसको ट्रू सेंस में मास मूवमेंट में कन्वर्ट करेंगे, इसको ट्रू सेंस में नॉन वायलेंट एक्टिविटी में कन्वर्ट करेंगे, इसको ट्रू सेंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरवाजे तक लेकर जाएंगे। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। बहुत ज़्यादा इजी सा सेशन था। अगर अपन देखें तो इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि बेसिक आइडिया था कि ये जो सेल्फ गवर्नमेंट का मैसेज है ये कॉमन मैन तक पहुंचाना है, और उसमें ये लोग सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन एक कमी रही कि एंग्लो इंडियंस ने, ज़्यादातर मुस्लिम्स ने और साउथ के नॉन ब्राह्मण्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। सरकार का एटीट्यूड एज यूजुअल रिप्रेसिव था, सरकार ने रिप्रेस करने की शुरुआत करी। इसमें 2 चीज़ें याद रख लो, एक तो तिलक साहब को पंजाब और दिल्ली में एंटर करने पर बैन लगा दिया गया, दूसरा जून 1917 में एनी बेसेंट को अरेस्ट किया गया। इसी दौरान ये भी इंपॉर्टेंट है, सुब्रमण्यम अय्यर जी ने अपने नाइटहुड को रिनाउंस किया, अपने नाइटहुड को गिव अप कर दिया। हालांकि एनी बेसेंट को रिलीज कर दिया गया था सितंबर 1917 में। फेड अवे होने के या खत्म होने के रीजंस क्या रहे? इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कम्युनल राइट्स हो गए हैं, मॉडरेट्स थोड़े ठंडे हो गए हैं। फिर इसके अलावा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की जब बातचीत होने लगी तो बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो डिवाइड होने लग गए। खुद एनी बेसेंट 2 स्टेट ऑफ माइंड्स में चली गई। फिर तिलक साहब सितंबर 1918 में इस लाइबल केस के चक्कर में अब्रॉड चले गए। तो दोनों लीडर्स जो हैं, जो कि प्रोमिनेंट थे, तिलक और एनी बेसेंट, वो दोनों ही अवेलेबल नहीं है ट्रू सेंस में। और जो बड़ा रीज़न है, गांधी आ चुके हैं और लोग जो हैं वो गांधी की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो रहे हैं। बट हाँ, पॉजिटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स क्या हैं कि एक तो ट्रू सेंस में ये जो हमारा नेशनल मूवमेंट है इसको मासेस की तरफ शिफ्ट करने में होम रूल लीग मूवमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टाउन और कंट्री के जो रिमोट एरियाज हैं उनके बीच में एक ऑर्गेनाइजेशनल लिंक क्रिएट किया इस मूवमेंट ने, बहुत सारे लीडर्स को क्रिएट किया इस मूवमेंट ने। गांधी जी जो आगे जाके मासेस की पॉलिटिक्स करेंगे उसका प्लेटफॉर्म, उन मासेस को तैयार करने का काम इस होम रूल ने किया। ये जो अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू का स्टेटमेंट आया, आगे जाके जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आएंगे उनकी भी शुरुआत, उनकी भी फाउंडेशन किसने रखी? होम रूल ने रखी। इनफैक्ट तिलक और एनी बेसेंट के एफर्ट्स का ही नतीजा था कि लखनऊ सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो रीयूनाइट होंगे। एक तरीके से हमारे नेशनल मूवमेंट को नई एनर्जी, नई डायरेक्शन और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दी इस होम रूल लीग मूवमेंट ने। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।